हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपी में जो RAEO है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसकी जो वैकेंसीज आई हैं, पोस्ट आई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें उसके साथ डेट भी मेंशन की हुई है कि 15 जुलाई से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़े, कैसे कैसे चीजों को एनालाइज करें और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनसे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, उनको कैसे टारगेट करें, ये अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से करें, यही आज का टॉपिक रहेगा, और कैसे करें ये टॉपिक रहने वाला है। और ये जो है, हम ये किसके बेसिस पे बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, मतलब जो 2021 में दिसंबर में पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट 1 के बेसिस पे हम ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में जो पैटर्न रहा था उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि जो एमपी गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में भी इन टॉपिक्स को मेंशन किया है, और हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया कि जो 100 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के पूछे गए थे वो किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये करेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है और कहां से पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पूरी एनालिसिस करने के बाद एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना कि IBPS AFO का होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हर एग्जामिनेशन का लेवल अलग होता है, इसलिए बहुत ज्यादा हर एग्जाम को हम हर एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस एग्जाम को हम इसी एग्जामिनेशन से या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं समूह गौ बेसिस पे, उनको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मेंशन किए हैं सिलेबस में, ये मेन हेडिंग से जनरल एग्रीकल्चर, इसमें से 11 क्वेश्चन थे, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेटा स्पेसिफिक थे, और वो डेटा भी ऐसा है कि जिसमें बहुत ऐसा नहीं है कि तकलीफ होगी ढूंढने में, बहुत इजीली ये डेटा मिल जाता है। देन एग्रोनॉमी से क्वेश्चन थे 16, सॉइल साइंस का एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन था, इसमें हमने इरिगेशन को भी ऐड किया हुआ है। इसके साथ साथ क्रॉप इंप्रूवमेंट जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, इसके 13 क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा ही हर टाइम ये कहता हूं, हमने भी अपनी प्रिपरेशन में वो देखा था अपने टाइम पे एग्जाम प्रिपरेशन में, और अभी भी हम देखते हैं कि जब मान लीजिए कि आज आपने देखा कि अच्छा ये नोटिफिकेशन आया है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आपने कोई भी एक बुक उठाई और आपने पढ़ना शुरू किया जनरल एग्रीकल्चर से या फिर एग्रोनॉमी से। वही चीज स्टार्टिंग से हुई कि वीट कैसे ग्रो किया जाता है, पैडी कैसे ग्रो किया जाता है, एरिया डेटा वगैरह आपने देखा, फिर आप सॉइल साइंस तक आए। इसमें आपने 15 से 20 दिन का टाइम लगाया, उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की, और उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं या तो आप छोड़ देते हैं या तो आप बहुत सुपरफिशियली उनको पढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ना है तो फिर बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सेल डिवीजन अगर आप इसको रटेंगे ना तो आप उसको डिफिकल्ट बनाएंगे। उससे बेटर है कि 1 मिनट थोड़ी देर बैठ के, 1-2 घंटे बैठ के अगर सेल डिवीजन को समझ लेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। याद करनी पड़ेंगी चीजें, बट वैसे नहीं रटना पड़ेगा कि जैसे पहले रट रहे थे सारी की सारी चीजें। बहुत क्लैरिटी आपको आएगी और आप उसको आगे एनालाइज भी कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लेंगे तो कुछ घाटा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको फिर हेल्प करेगा ही। तो इसलिए एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, क्योंकि यहाँ पे तो जो चीजें हैं वो है ही। सेल डिवीजन की ही अगर हम बात करें, क्रॉप इंप्रूवमेंट से शुरुआत होती है जेनेटिक्स से। क्रॉप इंप्रूवमेंट की जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस है, मियोसिस है। इसको डिफिकल्ट क्यों बनाना है, इसको इजी बनाइए। समझिए कि माइटोसिस कहां पे हो रही है। अभी मान लीजिए कि ये मेरी उंगली कट जाए तो ये कैसे, इसमें बाकी दोबारा से ये रीजनरेशन कैसे होगा, माइटोसिस से होगा। तो क्या कैसे सेल बन रहे हैं, सेम टाइप के सेल बन रहे हैं, सेम टाइप के सेल बन रहे हैं, मतलब 1 से 2 हो रहे हैं, और प्लॉइडी लेवल भी सेम है, सारी चीजें सेम है। ये सेल डिवीजन है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब सेल डिवीजन के बाद हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ते तो हैं बट हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है ना। हमको ये समझ नहीं आता कि जीन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे एलील क्यों यूज हो रहा है, ये दोनों को अलग अलग क्यों हम यूज कर रहे हैं, या इन दोनों का मतलब क्या है। फिर जब हमारे पास ये डाउट रहता तो उसके आगे आप जो भी पढ़ेंगे तो उसमें मोर और लेस डाउट ही रहेगा। तो इसलिए जो टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर करते हुए चलिए, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। क्रॉप इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको क्यों रुक के चीजें बताई। आप ये मान लीजिए कि एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आपके इस साल आएंगे उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करके आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। और उसके साथ साथ जनरल एग्रीकल्चर में कि आपने डेटा कितना ध्यान से पढ़ा हुआ है, लेटेस्ट डेटा या जिस डेटा की वहां पे बात की गई वही डेटा आप कोट कर रहे हैं या कोई आगे पीछे साल का डेटा कोट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो इस टाइप के सब्जेक्ट है इनको टारगेट कीजिए। देन एग्री इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को तो सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। एग्रोनॉमी सॉइल साइंस तो आपने बार बार पढ़ा है ना।
सस्य विज्ञान या फिर मृदा विज्ञान तो हर बार ही पढ़ते हैं, पहले एक्सटेंशन से शुरू करना है, क्योंकि पोस्ट का की जो रिक्वायरमेंट है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, आपसे प्रचार प्रसार ही करवाना है। तो सबसे पहले आप प्रचार प्रसार को समझिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, स्टार्टिंग ही होती है कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कौन है। तो क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ये समझ के आपको यहां से स्टार्ट करना है। देन प्लांट फिजियोलॉजी, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है 4th, 5th और 7th, इस पे अगर आप कमांड लेके चलते हैं तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स, और हम कहते हैं कि जो बाकी स्टूडेंट से जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हो सकता है। इनको कैसे कवर करेंगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पेपर 100 क्वेश्चन विद आंसर मैम डिस्कस कर चुकी है, सोनल मैम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में आता क्या है? तो जनरल एग्रीकल्चर है साधारण कृषि हम इसको कह सकते हैं, या फिर इन जनरल जो चीजें चलती हैं। तो इसमें डेटा और रैंकिंग आता है कि हमारी कंट्री का प्रोडक्शन कितना है, हम कितना खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं, कितने गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पैडी प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। देन रैंकिंग आती है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा पैडी प्रोडक्शन है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन है, और इन सब में एमपी की रैंक कहां पर है और एमपी कहां पर है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि जो एमपी है एक बहुत बड़ा स्टेट है, बट क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की कंडीशन होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत हाई नहीं होता है, बट बहुत लो भी नहीं रहता। अगर आप देखेंगे चीजें इन बिटवीन ही रहती हैं। देन जीडीपी एंड जीवीए एग्रीकल्चर का, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। स्कीम से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स चल रही हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये जनरली पूछा ही जाता है। तो अगर आप पिछले बार का क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि इसके आंसर पे हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है। आपको पता है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की ही अगर हम बात करेंगे तो 4 एडवांस एस्टिमेट आते हैं। इस साल के लिए 2022-23 के लिए जो अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज। जो वर्कफोर्स है, मतलब जो कामकाजी वर्ग है, वो कितना एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है। तो अगर आप पॉपुलेशन देखते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमको पॉपुलेशन का पता है, और जिसमें से कि जो एक इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि 68.8% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल है, और आप देखेंगे बाकी 31.2% जो हमारी पॉपुलेशन है ये कैसी है, अर्बन। अब आप देखिए कि ये तो हो गया कि पॉपुलेशन रूरल एरिया में कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है। रूरल अर्बन की क्या डेफिनेशन है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। उसमें से जो कामकाजी लोग हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में या लाइट सेक्टर में कितनी डिपेंडेंस है, तो लगभग 55 से 58 है अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं थे, ये ऑप्शन ही यहाँ पे सही था। तो ये डेटा भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको और चीजें ध्यान में रखनी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो आ चुका है, जरूरी नहीं कि फिर आए, आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी रूरल पॉपुलेशन है। यहां पे क्या ध्यान रखिए, हमारी कंट्री का जो प्राइमरी सेक्टर या फिर इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, ये तीनों को ध्यान में रखिए। ये हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड है ना, जिसको हम प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसर ग्रुप भी कहते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट आता है, और ये सर्विसेज सेक्टर है जिसमें कि सेवाएं आती हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या फिर बाकी सारी जहां पे भी सर्विस प्रोवाइड होती है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। तो क्या कंट्रीब्यूशन है, अब आप देखेंगे जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट होता है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर इंडस्ट्री के लिए आपको पता है कि ट्री की रिक्वायरमेंट है तभी पेपर बनेगा, है ना। कि अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट वहां पे चाहिए होंगे। तो कहीं भी आप कुछ भी देखेंगे या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही देखेंगे तो वो जो प्रोड्यूस है उस पर ही डिपेंडेंट है। तो जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो अपने रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी के लिए या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे पढ़ना है। आई होप कि ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि नहीं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट से या फिर आप एक अलग जो लेवल हम बना पाते हैं ना, कि डिफरेंस बना पाते हैं, वो बना पाए। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज जीवीए ऑफ द ईयर इन बाय द एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, 2019-20 के लिए पूछा गया था। अभी हमारे पास 22-23 का डेटा अवेलेबल है, मैं आपको शो करूंगा। देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन उस टाइम पे कितना था, तो 2019-20 का डेटा उस टाइम पे था, उसके अकॉर्डिंग 296 था। हम अभी के हिसाब से बात करेंगे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि पढ़ना कैसे है इन चीजों को। तो जब भी ऐसी चीज पढ़े ना, एक तो थोड़ा सा डेटा को कंपेयर करते हुए चले। कंपेयर मतलब है ना वो वाला कॉमेडी वाला नहीं करना कि कंपेयर लगाना है अपना।
सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप रिलीज, आप देखिए 2019 20 20 21 21 22 22 23 है ना, ये चारों ईयर का है। बाकी की तो फाइनल एडवांस एस्टिमेट है, ये अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट है क्योंकि अभी इसका सेकंड एडवांस एस्टिमेट ही आया है। उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर 296 था, अभी आपने जस्ट देखा ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था। अब आज के टाइम पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जुलाई के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2021-22 जो पिछला साल चला गया उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, तो 315.72, और ये डेटा कब आता है, अगस्त में 2022 में, और इस बार का डेटा कब आएगा, अगस्त 2023 में। तो ये डेटा आपको नहीं रहेगा फोर्थ एडवांस एस्टिमेट का, तो आपको एक तो ये डेटा याद रखना है, उसके साथ साथ जो प्रेजेंट ईयर का करंट डेटा होगा, जैसे अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट है बट मई में इसका जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है वो आ जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे और इसको भी ध्यान रखेंगे। डेफिनेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर का 315.72 मिलियन टन था, अभी 323.55 मिलियन टन चल रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनको याद कैसे करना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने माइंड में बना के रखनी है और फिर याद करना है, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, इस टेबल से डेटा याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर आप मुझे भी कहेंगे तो मैं भी रोज इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा, और मैंने डेटा ऐसे याद किया भी नहीं है कि मैं इसको देख के याद करूं कि 130 राइस का है, वीट का 112 है, 4 ज्वार का है, बाजरा का। तो जनरली आपको क्या करना है, कुछ इमेजेस के थ्रू करना है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी आप यूज कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। हम लोग तो इन्फोग्राफिक्स देते ही हैं, रैंकिंग के लिए भी, डेटा के लिए भी, सारी चीज के लिए भी, वो भी आप देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि हम अगर इमेजेस के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा बेटर हमारी लर्निंग होती है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन का टॉपिक आ जाएगा कि जो सबसे ज्यादा लर्निंग है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है ना, वो सुनने में सबसे ज्यादा होता है कि ऑडियो विजुअल में ज्यादा होता है, ऑडियो विजुअल लिसनिंग तीनों में ज्यादा होता है। तो ये चीजें, तो इसके लिए इमेजेस के थ्रू आप कवर कीजिएगा। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहते हैं। हमने MPRAEO का भी एक चैनल बनाया है, आपको दिख जाएगा, एग्री भी MPRAEO 2023, उस टेलीग्राम चैनल को ग्रुप है वो बेसिकली, जहां पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही सारी चीजें डालेंगे, आप भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको कवर करना है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना था, कॉटन प्रोडक्शन कितना था, मिलेट्स का कितना प्रोडक्शन है, ओवल और पल्स का प्रोडक्शन कितना है। ओके, तो ये तो थी प्रोडक्शन की बात। अभी आगे रैंकिंग की भी बात करेंगे। अभी खाली डेटा डिस्कस हुआ है, कौन से स्टेट की कौन सी रैंक है ये भी डिस्कस नहीं हुआ है। अब उसके बीच में आता है कि हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो जब हम किसी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम उसको जीवीए बोलते हैं। ओवरऑल कंट्री के जो ग्रोथ है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2022-23 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, अभी जो रिसेंटली मार्च के महीने में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, तो 2022-23 में जो शेयर ऑफ जीवीए है एट करंट प्राइसेस ये कितना रहा 18.3, लास्ट ईयर का कितना था 19.0। अब लास्ट ईयर थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो आपने याद किया होगा 18.8, क्योंकि जो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 18.8 मेंशन था, उसके आगे जो रिवाइज सर्वे आता है उसके अकॉर्डिंग 9 है, और अभी जो है अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ये 18.3 है। तो आपको एक रेंज पता होनी चाहिए और किस के अकॉर्डिंग है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जनरली यही डेटा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा आता है कि भाई किसान की इनकम को दुगना करना है, फार्मर की इनकम को डबल करना है, बट फार्मर की इनकम डबल करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी इनकम है कितनी, तभी तो हमें पता चलेगा कि डबल हुई कि नहीं हुई। तो मंथली इनकम है जो 10,218 हुआ करती थी, हो गई है 2018-19 में फ्रॉम 6,426 इन 2012 एंड 13। ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा भी है। 2022 का टारगेट लेके चला गया था, अभी यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो एज ऑफ नाउ ये कितनी इनकम है 10,218। इसमें आप देखेंगे मिजोरम रैंक्स फर्स्ट एंड पंजाब रैंक सेकंड इन द कंट्री इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, क्योंकि इस टाइप की चीजें जनरल एग्रीकल्चर में, या जो हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर का सिनेरियो कैसा है हमारी कंट्री में, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। देन रैंक वाइज की इंडिया की फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में हमारी कौन सी रैंक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कौन सी है, वीट में कौन सी है, पैडी में कौन सी है, मिल्क में, पल्सेस में, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। स्टेट वाइज रैंक पूछी जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपको याद करना है।
सिर्फ ये हमारा ध्येय यहाँ पे नहीं है कि बस कहीं से मिला हमने रट लिया, थोड़ा सा उसको समझना भी है। जो डेटा है उसको समझिए, अगर समझेंगे तो लिंक बना पाएंगे, और लिंक बना पाएंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी, रटना बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आप देखिए, अभी वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद पंजाब। अब तीनों चीज में ना बहुत डिफरेंस है। अब मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिखाता हूं कि यूपी अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन कितना है 35.50, ये 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी हमारे पास प्रेजेंट है, और शेयर कितना था 32। एमपी का देखिए जस्ट उसके हाफ है 17.62 और 16.8। पंजाब और एमपी का नियरली सेम है, बट देखिए डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कैसे समझना है? एमपी का इतना बड़ा एरिया, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, पंजाब का इतना सा एरिया और वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यूपी सबसे बड़ा है और यूपी से आधा एमपी है। यहां पे थोड़ा सा समझिए, आप सभी को पता है कि एमपी की कंडीशन कैसी है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की कंडीशन है, वाटर एक स्कैरसिटी है। यूपी में वाटर कोई स्कैरसिटी नहीं है, जितना मर्जी उतना पानी वहां पे मिल जाता है। इरिगेशन यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बहुत प्रॉस्पेरस है, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए यूपी हर चीज में लगभग नंबर 1 होता है, और उसके साथ साथ एरिया काफी बड़ा है। एमपी का एरिया बड़ा है, बट वाटर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब देखिए, पंजाब तो छोटा सा स्टेट है, अभी जो हम कंपैरिजन कर रहे थे वो तो फुट ही नहीं होगा फॉर्मूला। तो पंजाब में जो प्रोडक्टिविटी है, पर यूनिट प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा है, और हम कह सकते हैं कि वो एडवांसमेंट या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की देन जो भी कहें वो पंजाब में, और वहां पे भी जो इनपुट्स हैं नियरली वो सारे इनपुट्स अवेलेबल है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इसलिए पंजाब की थर्ड रैंक है, और सेकंड रैंक किसकी है? एमपी में। देन पैडी के लिए आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, यूपी सेकंड है, पंजाब थर्ड है। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल और यूपी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट वेस्ट बंगाल लीडिंग है पैडी प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल के तो एरिया है, पानी की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। पैडी यहाँ का जो हम कह सकते हैं ना मेजर क्रॉप है वो भी है, और उसके साथ साथ वो एक ही सीजन में पैडी ग्रो नहीं करते, बल्कि 2 या 3 सीजन में पैडी ग्रो करते हैं। देन पल्स प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो एमपी लीडिंग है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि एमपी स्पाइसेस प्रोडक्शन में भी लीडिंग स्टेट है, बट हम ये भी साथ साथ पढ़ते हैं कि जो स्पाइसेस की क्वालिटी है सबसे अच्छी वो केरला की है। आप सभी को पता होगा हमारी हिस्ट्री बहुत हद तक केरला पे इसीलिए भी डिपेंड करती है कि जो यूरोप से अटैक हुए वो यहाँ के मसालों के लिए हुए, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ करती थी। तो फिर एमपी कैसे लीडिंग है, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ऐसा क्यों है कि फेमस केरला है बट एमपी लीडिंग स्टेट है, कैसे है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेकंड राजस्थान है, थर्ड महाराष्ट्र है। पल्सेस में ही क्यों लीडिंग है, पल्सेस में यूपी क्यों नहीं लीडिंग है? तो अब अगेन वही जो भी हमने डिस्कस किया था कि वहां पे इरिगेशन सरप्लस है, तो फार्मर दालें क्यों लगाएगा, वो वाली क्रॉप्स लगाएगा जहां पे उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि पल्सेस में क्या दिक्कत है, एक तो वहां पे इरिगेशन की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, और हैंडलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है एज कंपेयर टू सीरियल। देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ओवरऑल देखेंगे तो यूपी लीडिंग है, देन सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो ये जो सिनेरियो है एग्रीकल्चर का, ये आपको बहुत ध्यान देके पढ़ना है कि सेकंड हमारा क्या है, एमपी है फूड गेन प्रोडक्शन में। सिमिलरली ऑयल सीड में भी आप देखेंगे एमपी थर्ड रैंक में है, शुगर केन प्रोडक्शन में तो अभी कोई रैंक नहीं है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन या पॉपुलेशन, तो लाइव स्टॉक की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? यूपी में, उसके बाद राजस्थान में, 30 नंबर पे एमपी में। तो अब देखिए एमपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड में। ये चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, सो दैट कि आप आंसर वहां पे एग्जाम टाइम पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सिमिलरली कैटल पॉपुलेशन देखेंगे, गाय की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैटल ही वर्ड क्यों यूज करते हैं, काउ वर्ड क्यों नहीं यूज करते, कैटल और काउ में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन बफेलो पॉपुलेशन में देखेंगे मध्य प्रदेश 4 नंबर पे है, गोट में 5th नंबर पे। तो मतलब हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, एमपी लीडिंग स्टेट्स में ही रहता है। देन एग्रोनॉमी में जो आपको कवर करना है, ये तो थी जनरल एग्रीकल्चर की बात। अब एग्रोनॉमी को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से समझना है, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता क्या है? तो आप सभी को पता है कि एक एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें कि हम वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए इरिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। अब दूसरी कंडीशन वो है जहां पे इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, या इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है कहने का मतलब कि आर्टिफिशियल सप्लाई नहीं है वाटर की, है ना। तो वो क्या है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो पूरा का पूरा वर्षा आधारित है। अब इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग।
ड्राई फार्मिंग मतलब जहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो लेस देन 750 mm है। ड्राईलैंड फार्मिंग मतलब जो 750 से 1150 mm के बीच में है। रेनफेड फार्मिंग मतलब 1150 से mm से ऊपर एनुअल रेनफॉल है। जैसे एग्जांपल के लिए आप उत्तराखंड को देख सकते हैं, वो 1150 से ऊपर है। बट क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पेरस है? नहीं, क्योंकि दूसरी कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, ये बहुत बुरी कैटेगरी है, बहुत बुरी कैटेगरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजों को समझना है आपको, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है। हमको अगर टॉपिक समझ आता है तो हम बाकी सारी चीजें इजीली समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। देखिए मॉइस्चर यहाँ पे एबिलिटी की शॉर्टेज है, यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टेज नहीं है, बट यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। उत्तराखंड में आप देखते हैं इतनी ज्यादा बारिश होती है कि लैंडस्लाइड हो जाती है ना। सरकार का मैक्सिमम टाइम तो रोड बनाने में ही जाता है। ये तो हर किसी ने देखा होगा कि चारधाम यात्रा होती है, मैक्सिमम टाइम वहां पे लैंडस्लाइड हो जाता है। हर बार गवर्नमेंट का ध्यान रोड बनाने में रहता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो रेनफेड फार्मिंग या फिर एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल रेनफेड फार्मिंग बहुत अच्छी है, ऐसा कोई एनालिसिस आप नहीं बनाएंगे। इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरशेड भी है और रेनफेड फार्मिंग भी है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जो मध्य प्रदेश की कंडीशन है, आप सभी को पता है कि उसको जनरली हम ड्राईलैंड फार्मिंग में ही कवर करते हैं, तो इसलिए ये क्वालिफिकेशन या फिर ये जो क्वालिटीज हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देन सॉइल के क्वेश्चन देखिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। देखिए इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन साइट को चेंज करना। मतलब पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बट ये क्वेश्चन भी एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस के ही है। जहां पे डिफिकल्टी आएगी वो क्रॉप प्रोटेक्शन में होगा, एंटो या फिर पैथोलॉजी में, या फिर वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में होगा, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में होगा। इसलिए थोड़ा सा वहां पे स्विच ज्यादा कीजिएगा और उनको हम इंडिविजुअली लेंगे भी। खैरा डिजीज वाला बहुत इजी क्वेश्चन, जिंक की डेफिशिएंसी होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन जी। नॉट विच वन इज नॉट रिगार्डिंग फॉर द प्लांट ब्रीडिंग। अब ये थोड़ा सा समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इंक्रीज द क्वालिटी एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब इसमें क्या पूछा कि कौन प्लांट ब्रीडिंग से रिगार्डेड नहीं है? तो इंक्रीज द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, ये तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम या फिर ऑब्जेक्टिव रहता है कोई नई वैरायटी को जनरेट करने में या फिर बनाने में। मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज वही तो हम करते हैं। हम क्या करते हैं? वाइल्ड से या फिर जो एक्सोटिक है या फिर बाहर से लाके क्रॉस बनाते हैं और नई वैरायटी को डेवलप करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट आर प्रोड्यूस्ड, ये तो करना ही पड़ेगा ना, कि ताकि जो डिजीज है उसका अटैक कम से कम हो। यूज्ड इन मैनिपुलेशन ऑफ लीचिंग मेथड इन माइनिंग प्लांट्स, तो ये तो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से चीजों को देखना है, समझना है, और ये कब समझेंगे? जब आप बहुत इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छी चीज क्या है? टॉपिक्स कम है, इंडिविजुअल टॉपिक को लीजिए, टॉपिक वाइज देखिए, बुक से पढ़िए, डिटेल्ड स्टडी करिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, ये सबसे अच्छा होता है। ये नहीं कि पहले ही आप समरी लेके रटना शुरू कर दिए, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लास्ट के एक मंथ में, मतलब 15 जून के बाद आप वो कर सकते हैं कि समरी वगैरह रटना शुरू कर सकते हैं। ब्रीडिंग प्रैक्टिस कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन, जिससे हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, देखिए ये वाले क्वेश्चन इसमें बहुत थे। फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ एक्सटेंशन, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए। इसलिए जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़े उसमें जो फादर हैं उनको भी जरा याद कर लें। तो फादर चाहे इंडिया के हों चाहे फिर इंटरनेशनल हो, आप सभी को पता है फादर ऑफ माइक्रोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी ओवरऑल, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे आप, ये सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा IXMB में आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप इनको जरूर अटेम्प्ट करें। आज हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में वहां पे लाइव हो जाएगा। तो आप एक बार जस्ट उसको अटेम्प्ट कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि अभी आपको बिना पढ़े या फिर बिना इसके लिए टारगेटेड स्टडी की आपका कितना स्कोर आ रहा है। और न सिर्फ केवल एग्रीकल्चर पे फोकस कीजिए, जो 100 मार्क्स का जो बाकी पोर्शन है जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस है, उसको भी साथ साथ लेके चलिए। तो ये दोनों के साथ अपना स्कोर आज देख लीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, और जब आज स्कोर पता चल जाएगा उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए, जैसा टॉपिक वाइज बताया गया है वैसे पढ़िए, और फिर उसके बाद एनालाइज कीजिएगा मॉक टेस्ट देके कि आपकी कितनी प्रोग्रेस या फिर ग्रोथ हो रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा जरूर बताइएगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये बताइएगा, प्रिपरेशन शुरू की या नहीं की ये भी जरूर बताइएगा। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं हमें आप बता सकते हैं, हम उस पर वीडियोस लेकर आएंगे सो दैट कि वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि MPRAEO 2023
एग्री भी करके हमने बनाया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।